2024 के एंड तक जैसे जैसे बिहार इलेक्शंस नजदीक आ रहे थे, एक वीडियो वायरल होता है जहां लीडर ऑफ अपोजिशन एक मखाना फार्मर से मिलने जाते हैं और बात बारिश, डेट या गरीबी की नहीं होती। बात होती है डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ्स की, कि कैसे बिहार की मखाना इंडस्ट्री को वो टैरिफ्स खत्म कर सकते हैं। अभी हम लोग का मखाना का रेट बहुत गिर गया है। सुनामी में पड़ा था, अमेरिका जो है 50% टैरिफ लगाया, पहले 25% लगाया था, अब 50% कर दिया गया है। लेकिन जो है 50% टैरिफ जो मारा था उसमें से बहुत सारे किसान को जो है बहुत सारे, जैसे गेहूं हो गया, जैसे मखाना हो गया, इस सब पे बहुत सारे रेट गिर गया था। उस वजह से हम लोग को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ गया है, बहुत सारा। सोचिए, बिहार के एक दूर दराज गांव में बैठा एक फार्मर अमेरिका के ट्रेड पॉलिसीज और ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहा है। ये दिखाता है कि बिहार का जो एंटरप्रेन्योरियल इंजन है, जो बिहार का असली एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, वो कितना हाई है। ये वो ज्ञान की भूमि है जहां का सिटीजन जितना अवेयर और एक्टिव है, उतना शायद ही किसी और स्टेट का हो। मोस्टली लोग इन्हें सिर्फ वर्कर्स समझते हैं, लेकिन असलियत में वो ग्लोबल सिटीजन्स हैं जिनको सिर्फ सपोर्ट का इंतजार है। और अगर इस स्पिरिट को सही सपोर्ट मिल गया तो बिहार को अगला जर्मनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं यहाँ बिहार को जर्मनी से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? कैसे बिहार इस पॉइंट तक पहुंच गया जहां वो इतने आगे के बारे में सोच रहा है, और क्यों हमने इतने साल से इस $1 ट्रिलियन मशीन को इग्नोर किया है? ये सब मैं 4-5 चैप्टर्स में अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। आपने 250 के सब्सक्राइबर्स तो करवा दिए, अब उतनी ही जल्दी 300 के भी करवा दो। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। अगर बिहार के फार्मर्स इतना अवेयर है, अगर वहां के माइंड्स इतने शार्प है, तो फिर बिहार इतने सालों तक बीमारू या पिछड़ा क्यों रहा? चैप्टर 1, ग्लोबल फार्मर्स। एक ऐसा स्टेट जो दुनिया को ग्लोबल ट्रेड समझा सकता है, वही स्टेट अपने लोगों को घर पर जॉब्स क्यों नहीं दे पाया? इसे समझने के लिए हमें बिहार की उस पुरानी स्टोरी को देखना होगा, जो है माइग्रेशन की। बिहार एंड यूपी इंडिया के दो सबसे बड़े लेबर एक्सपोर्टर्स हैं। हर साल लाखों लोग अपना घर छोड़कर निकलते हैं, क्योंकि बिहार का टैलेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करता आया है। 2 लाख करोड़ रुपीस, ये है बिहार का एनुअल रेमिटेंस अमाउंट। मीनिंग बिहार के लोग बाहर जाकर कमाते हैं और इतने पैसे वापस घर भेजते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मुंबई की स्काईलाइंस हो या दिल्ली के चमचमाते मेट्रोज, इन सब को बिहार के लोगों ने अपने हाथों से खड़ा किया है। पिछले 4 सालों में बिहार में पासपोर्ट एप्लीकेशंस 40% बढ़ गई है। सिवान, गोपालगंज और पटना से अकेले 31% एप्लीकेशंस आई है। दिस शोज कि लोग वहां से भागना चाहते हैं, बट नॉट लेबरर्स। बिहार हर साल वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूपीएससी टॉपर्स देता है। प्रॉब्लम यह है कि बिहार का दिमाग या तो दिल्ली की मिनिस्ट्रीज में बैठा है या फिर बेंगलुरु की टेक कंपनीज में। टैलेंट कभी मिसिंग था ही नहीं। बिहार हमेशा से इंडिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल रहा है। बस दिक्कत ये थी कि वो टैलेंट दूसरों के लिए सिटीज डेवलप कर रहा था, अपने खुद के लिए नहीं। लेकिन अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है। आईआईटी ग्रेजुएट्स जो बेंगलुरु और दिल्ली के एसी कैबिन्स में बैठते थे, वो अपने 40-50 लाख के पैकेजेस छोड़कर वापस आ रहे हैं, वो टेक बनाने जो बिहार के लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बना सके और उन्हें जिंदा रखने में भी मदद कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान केयर। बिहार में पहले एम्बुलेंस माफिया चलता था। इमरजेंसी में कोई फिक्स्ड रेट होता ही नहीं था। बस जो प्राइस ये माफियाज बताते, उसी प्राइस पे एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज भी बुक होती। एक स्टार्टअप ने आकर इस सिस्टम को बदल दिया, फिक्स्ड प्राइसिंग और 30 मिनट्स की गारंटी के साथ। आज ये 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को सर्व कर चुके हैं, जिससे मैटरनल और ट्रॉमा डेथ्स मेजरेबली कम भी हो गई है। फिर है रोड बेस। बिहार में इंटरसिटी कैब बुक करना मतलब 1 वे जाने के लिए आने और जाने का डबल पे करना पड़ता है। रोड बेस ने इस कॉस्ट को 50% कट कर दिया। छोटे शहर के लोगों के लिए ये सिर्फ एक कैब ऐप नहीं है, बहुत बड़ी सेविंग्स है। आईआईटी के कुछ एलुमनाइज ने दे हार्ट बिल्ड किया, जो बिहार से शुरू हुआ और आज इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का है। ये आज 11,000 सेंटर्स एंड 18 लाख फार्मर्स को सीड से लेकर मार्केट तक पहुंचा रहा है। एंड ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टार्टअप्स के। ये फाउंडर शार्क टैंक के स्टेज पे नहीं दिखते। इनके पास शायद महंगी एमबीए डिग्रीज भी ना हो, लेकिन इनके पास लोकल नॉलेज है, जिससे ये लोग लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल माइंडसेट से सॉल्व कर रहे हैं। और यहीं बिहार के नए इकोनॉमिक डीएनए की शुरुआत है। दिस शोज बिहार सिर्फ लेबर नहीं, बिहार अब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। चैप्टर 2, वुमेन पावर। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन कहां है, तो आप शायद यूरोप या अमेरिका कहोगे, बट इसका आंसर है बिहार। बिहार में 1.5 करोड़ वुमेन का सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है जीविका। यस, 1.5 करोड़ वुमेन।
ये नंबर स्वीडन, बेल्जियम, ग्रीस जैसे कंट्रीज की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। एंड ये कोई चैरिटी ग्रुप्स नहीं है, ये बिजनेस यूनिट्स है जहां ये सब कलेक्टिवली पैसा सेव करते हैं, एक दूसरे को लो इंटरेस्ट पे लोन देते हैं और माइक्रो बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं। डेयरी, पोल्ट्री, मखाना प्रोसेसिंग और हैंडीक्राफ्ट्स ये सब अब कॉटेज इंडस्ट्रीज बन चुकी है। मीनिंग ये छोटे छोटे काम अब ब्रांड बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है झांझी स्टोर। 50 इयर्स की दो लेडीज दरभंगा के अपने घर से ट्रेडिशनल अचार बनाती थी। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया पे जाकर पिच किया और आज उनका मंथली रेवेन्यू 80 लाख रुपीस का है। महीने के 80 लाख घर से अचार बनाकर। और सिर्फ ये नहीं है, यहाँ भी सत्तू, जाय मिथिला जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये कोई रैंडम सक्सेस स्टोरीज भी नहीं है। बिहार गवर्नमेंट ने अब जीविका ग्रुप्स को इंक्यूबेशन सेंटर्स से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है और गांव का मखाना अब ब्रांडेड पैकेट्स में अमेज़न पे बिक रहा है। बेंगलुरु में है टॉप डाउन मॉडल जहां वीसीज ऊपर से पैसा पंप करते हैं। वहीं बिहार में है बॉटम अप मॉडल, यहाँ लोग पहले अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, फिर सिस्टम उन्हें ढूंढता है। चैप्टर 3 द मिडिल स्टैंड मॉडल। अब समझता है कि मैं बिहार को नेक्स्ट जर्मनी क्यों कह रहा हूँ। क्या ये सिर्फ एक इमोशनल लाइन थी या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस भी है? क्योंकि आई एम श्योर कि काफी लोग कमेंट्स में कहेंगे कि बिहार जर्मनी कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिहार कभी ग्रो ही नहीं हो सकता। बट वेट, ये कहने के पीछे एक बहुत सॉलिड इकोनॉमिक थियरी है जिसे कहते हैं द मिडिल स्टैंड मॉडल। जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक कैसे बना? सिर्फ BMW या सीमेंस की वजह से नहीं। जर्मनी की असली पावर उनका मिडिल स्टैंड मॉडल है, जहां लाखों छोटे और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस जो बर्लिन या म्यूनिक जैसे बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव और टाउन्स में बेस्ड है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ। बिहार ने अनजाने में या शायद बहुत दिमाग लगाकर वहीं जर्मनी वाला रास्ता लिया है। बिहार ने द बैंगलोर ट्रैप को अवॉइड किया है। कर्नाटका की पूरी इकोनॉमी मेजरली बेंगलुरु पे टिकी है। अगर बेंगलुरु चोक हुआ तो पूरा स्टेट रुक सकता है। लेकिन बिहार में हर 2 में से एक फंडेड स्टार्टअप पटना के बाहर का है। मुजफ्फरनगर, दरभंगा, गया और ईस्ट चंपारण जैसे एरियाज से। बिहार ने एक सुपरस्टार सिटी बनाने की जगह पूरे स्टेट को एक स्टार्टअप क्लस्टर बना दिया है। और इस मॉडल को ताकत मिल रही है गवर्नमेंट के ब्लैंक चेक से। यानी अगर आपके पास एक सॉलिड आइडिया है तो बिहार गवर्नमेंट आपको इंस्टेंटली 10 लाख रुपीस का लोन देती है और वो भी इंटरेस्ट फ्री। एंड आपको 10 साल मिलते हैं इसे रिटर्न करने के लिए। पेटेंट फाइल करने से लेकर लॉयर की फीस ये सब गवर्नमेंट बेयर करती है। और बिजनेस करने वालों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि पहले 5 साल तक कोई गवर्नमेंट इंस्पेक्शन नहीं होगी ताकि फाउंडर्स सिर्फ अपने काम पे फोकस कर सके। बिहार ने अब सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 और AI मिशन भी लॉन्च कर दिया है। पेप्सी ने भी 500 करोड़ रुपीस का प्लांट डाल दिया है। ये वही मिडिल स्टैंड वाली जिद है कि हम सिर्फ लेबर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिडन चैंपियंस बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से बिल्ड करेंगे। चैप्टर 4 हिडन एडवांटेजेस। अब बात करते हैं बिहार के उस अनफेयर एडवांटेज की जो बेंगलुरु या गुड़गांव के पास भी नहीं है। बिहार सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं करता, बिहार इंडिया का 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल और 8th लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर भी है। और पूरे इंडिया के 90% मखाना अकेले बिहार देता है। जो मखाना हमारे यहाँ प्रसाद में मिलता था, आज वो अमेज़न पे ग्लोबल सुपर फूड बनके बिक रहा है। इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसर भी है एंड ऑलमोस्ट 70% लीची बिहार से आती है। बिहार के एग्रीटेक स्टार्टअप्स कोई हाइपोथेटिकल एप्स नहीं बना रहे, वो रियल सप्लाई चेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स के लिए जिसमें बिहार ऑलरेडी डोमिनेट करता है। अब सारे गुड्स तो है बट उसको मार्केट तक पहुंचाएगा कौन? और यही काम आ रहा है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 10 सालों में रूरल रोड्स पे 70,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्च हुए हैं। बिहार के हर छोटे कॉर्नर को कनेक्ट किया जा रहा है ताकि फार्मर्स के गुड्स सड़ने की जगह मार्केट पहुंचे। 4 फंक्शनल एयरपोर्ट्स और पटना मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि बिहार अब कमबैक के मोड में है, क्योंकि बिहार की प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% टच कर रही है, जो पूरे इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। यस, वन ऑफ द फास्टेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग शेयर भी सिर्फ 4 इयर्स में 21% से 27% हो गया है। 2030 तक बिहार को $200 बिलियन और 2047 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का गोल भी सेट हो चुका है। अब ग्रोथ की बातें तो हो गई, वक्त है फाइनल बॉस से मिलने का। वो चैलेंजेस जो बिहार को आज भी पीछे खींच रहे हैं। सबसे पहली रियलिटी है पर कैपिटा इनकम। बिहार आज भी 76,500 रुपीस के साथ इंडिया में सबसे नीचे है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। 9% CAGR के साथ ग्रोथ रेट फास्ट है, लेकिन बिहार बहुत पीछे से शुरू कर रहा है और लो पर कैपिटा इनकम की वजह से 13 करोड़ की बड़ी पॉपुलेशन में हर छोटा फायदा सब में डिवाइड हो जाता है, जिससे वो दिखता नहीं। इस गैप को फिल करने में शायद साल नहीं, बहुत डेकेड्स लगेंगे। दूसरी रियलिटी है बैंकिंग। बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नेशनल एवरेज से बहुत नीचे है।
है। बेसिकली बिहार के लोग बैंक्स में पैसा तो सेव करते हैं, पर बैंक्स वो पैसा बिहार के लोगों को लोन देने के लिए नहीं यूज करती। वो पैसा चला जाता है गुजरात या महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। बिहार की सेविंग्स दूसरे स्टेट्स के डेवलपमेंट को बूस्ट कर रही है, क्योंकि बैंक्स को वहां बैंकेबल प्रोजेक्ट्स नहीं दिखते। और फिर है एजुकेशन। एक तरफ बिहार सबसे ज्यादा यूपीएससी टॉपर्स देता है, तो दूसरी तरफ क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते 40% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। सवाल ये नहीं है कि बिहार एंटरप्रेन्योर्स बना सकता है या नहीं, क्लियरली बना रहा है। सवाल ये है कि क्या बिहार उनको रोक सकता है? क्या बिहार इतने रीजंस क्रिएट कर सकता है कि वहां का यूथ बाहर जाने की जगह वहीं रहकर नया बिहार बनाए? What do you think? बताइए कमेंट्स में। फॉर अ मोमेंट मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपीस का लोन दे दिया। आपका आइडिया भी ब्रिलियंट है, बट उस आइडिया को न्यू एज स्किल्स जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या एआई के साथ आपको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। 1945 में जर्मनी टूट चुका था, लेकिन 20 सालों में वो एक इकोनॉमिक मिरेकल बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बिजनेसेस, अपने मिडिल स्टैंड पे भरोसा किया। बिहार आज वही मिरेकल रिपीट कर रहा है। 3,700 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 1.5 करोड़ की विमेन आर्मी, 3,000 करोड़ रेवेन्यू वाले एग्रीटेक एप्स और ऑलमोस्ट 20% की जीडीपी ग्रोथ, ये सब दिखा रही है। चैलेंजेस रियल है, रास्ता भी लंबा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ानी होगी, ड्रॉप आउट रेट कम करना होगा, बैंक्स का भी भरोसा जीतना पड़ेगा। पर याद रखिए, पिछले सिर्फ 5 सालों में बिहार ऑलमोस्ट जीरो से यहाँ तक आया है, जहाँ से टॉप IAS, IITians बन सकते हैं। सोचिए जब वही माइंड्स बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है, एक नया बिहार बिल्ड होगा। आपको क्या लगता है, क्या बिहार ऊपर उठ सकता है? क्या वहां के स्टार्टअप्स ग्लोबल स्टार्टअप्स बन पाएंगे? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं जील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।